गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी हिंदी की कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के बारे में, इसका जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। अपनी क्षितिज जो पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ्यक्रम इस बार इस कोरोना काल की वजह से सीबीएसई ने 50% तक कम कर दिया है। और इसमें यूँ मानो कि गद्य पद और पद्य, यानी कि जो गद्य का अपना काव्य खंड है और पद्य का काव्य खंड और गद्य के खंड में से टोटल हमारे 17 पाठ थे। और उन 17 पाठों में से सिर्फ हमें यहाँ पर काव्य खंड के 4 पाठ और 4 पाठ ही गद्य खंड के लिए गए हैं, यानी 8 पाठ टोटल हमें क्षितिज में पढ़ने को मिलेंगे। और इसी के बाद फिर जो दूसरी पाठ्य पुस्तक है कृतिका, उसके कुल 5 पाठों में से हमको सिर्फ 3 पाठ पढ़ने को मिलेंगे, बाकी के 2 पाठ भी उसमें से हटा दिए गए हैं। आज हम इस बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं कि कौन कौन से पाठ शामिल किए गए हैं और किस किस को हटाया गया है। ठीक है। तो देखिए, आज इस पाठ्यक्रम चर्चा में हम आगे बढ़ते हुए अपने जो बाकी के कौन कौन से लेसन्स शामिल किए गए हैं वो हम जानते हैं। देखिए, क्षितिज में जो पहला काव्य खंड आता है, काव्य खंड में जो सारी रचनाएं हैं लेखकों की, वो एक तरह से कविताएं या पद्य के रूप में दी गई हैं। इसमें पहला पाठ जो है सूरदास जी का, और इस पाठ में सूरदास जी के पद दिए गए हैं। और इन पदों में उद्धव जी, जो श्री कृष्ण के बाल सखा थे, और गोपियों के बीच में मध्य में जो संवाद होता है, उस उद्धव और गोपी संवाद के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। इसके बाद दूसरा पाठ जो है अपना तुलसीदास जी का, जो उसमें राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद, ये उस घटनाक्रम के बारे में है जब भगवान राम का विवाह उत्सव की तैयारी हो रही थी। मतलब विवाह से पहले राजा दशरथ जी ने अपने दरबार में एक आयोजन रखा था कि जो कोई भी शिव धनुष को तोड़ देगा, उसी से जानकी जी यानी सीता जी का विवाह कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि जब परशुराम जी को पता चलता है कि किसी ने शिव धनुष को तोड़ दिया है, तो वहाँ पर क्रोधित होते हुए परशुराम जी आते हैं और आकर के सभा में जोर जोर से चिल्लाते हैं कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, मैं उसका संहार कर दूंगा, क्योंकि वो शिव जी को अपना गुरु मानते थे। ठीक है। और बात ही बातों में फिर पता चलता है कि इस शिव धनुष को राम ने तोड़ा है। तो साथ ही वहाँ लक्ष्मण जी अपने भाई के बोलने से पहले ही परशुराम जी के साथ वार्तालाप करते हैं, और वार्तालाप में वो उनको ऐसे ऐसे कड़वे वचन बोल जाते हैं, जिसकी वजह से परशुराम जी का क्रोध आगे बढ़ता ही चला जाता है। अंत में राम जी अपने मीठे वचनों से लक्ष्मण जी को शांत होने की आज्ञा देते हैं। और तब ये पूरा जो संवाद हमें इस पाठ में पढ़ने को मिलता है, वो तुलसीदास जी ने बहुत अपने अच्छे शब्दों में हमें हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसके बाद अपनी जो क्षितिज है, इसके काव्य खंड में तीसरा पाठ था देव का, जिसके रचित पद थे सवैया और कवित्त। उनको हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। साथ ही चौथा जो पाठ है, फोर्थ लेसन, जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथ्य, उसको भी हटा दिया गया है। अगला 5 नंबर जो पाठ है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो हम सामने अपने देख रहे हैं, लेखक हैं हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके 2 पाठ हैं इसमें, एक ही पाठ के अंदर 2 रचनाएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही है। यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस हो चुका है, तो लिख देता हूँ। ठीक है। 2 रचनाएं हैं इसमें, पहली उत्साह है और अट नहीं रही है। इस अट नहीं रही है में और उत्साह में इन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने विचारों मनोभावों को प्रदर्शित किया है। इसके बाद 6 नंबर लेसन नागार्जुन जी का है, जिसमें यह दंतुरित मुस्कान और फसल 2 रचनाएं थी, लेकिन वो भी हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। फिर
7 नंबर लेसन है गिरजा कुमार माथुर जी का छाया मत छूना, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। 8 नंबर जो पाठ है कन्यादान, जिसके लेखक हैं ऋतुराज जी। इस ऋतुराज जी ने कन्यादान पाठ में बताया है कि जब एक लड़की की शादी होती है, उसके माता पिता के द्वारा उसका दान कर दिया जाता है। एक तरह से कहते हैं कि अब किसी योग्य वर के हाथों में अपनी कन्या के सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो उस समय एक माँ अपनी बेटी को किस तरह से समझाती है कि उसे साथ ही संस्कारों की सीख देती है कि बेटी तुम्हें कैसे वहाँ ससुराल में रहना है, कैसी कैसी परिस्थितियों से कैसे सामना करना है, वो सब हमें इस पाठ में पढ़ने को मिलेगा। फिर काव्य खंड का लास्ट अंतिम पाठ है मंगलेश डबराल जी का संगतकार, जो कि हमारे इस सीबीएसई के पाठ्यक्रम से भी हटा दिया गया है। यानी कि कुल 9 पाठ में से सिर्फ 4 पाठ हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, अगला आता है हमारा गद्य खंड, जिस गद्य खंड में हमारे सामने कुल 4 पाठ दिए गए हैं। नेताजी का चश्मा, जिसमें लेखक हैं स्वयं प्रकाश। इसमें एक नेताजी की जो हमने सुभाष चंद्र बोस थे, उनकी मूर्ति के ऊपर एक पैर से दिव्यांग जो पुरुष होते हैं और वो चश्मे बेचने का काम करते हैं, और उनके अंदर इतनी देशभक्ति होती है कि वो उस मूर्ति के ऊपर भी जब देखते हैं कि मूर्ति के ऊपर चश्मा लगा हुआ नहीं है और मूर्ति को वो एक तरह से अधूरा मानते हैं, तो उसके ऊपर वो अपना चश्मा लगा देते हैं। और उसके मतलब पूरा पाठ्यक्रम है, तो वो हम बाद में डिटेल में जानेंगे। इसके बाद दूसरा पाठ है बाल गोविंद भगत, लेखक हैं इसके, और सॉरी बाल गोविंद भगत पाठ का नाम है और इसके लेखक हैं रामबख्श बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत एक कबीर पंथी थे, जो कबीरदास जी थे, संत, बहुत बड़े संत हुए हैं निर्गुण पंथ के। उनके जो शिष्य हैं, उन कबीर पंथी शिष्यों की तरह उनका पहनावा था, और अपने खंजड़ी लेकर के, वो खंजड़ी एक वाद्य यंत्र होता है, और खंजड़ी को लेकर के वो भजन गाते थे, और उनका विचार, रहन सहन सब बिल्कुल कैसा था, कबीर पंथ के लोगों जैसा। इसके बाद तीसरा लेसन है यशपाल जी का लखनवी अंदाज। इस लखनवी अंदाज में यशपाल जी ने बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि हम ये व्यंग्य चित्र रचना है कि कैसे लखनऊ के लोग अपने आप को एक तरह से नवाब की तरफ प्रेरित करते हैं। और ऐसा ही एक जब ट्रेन में यात्रा करता हुआ जाता है, तो लेखक को से उनसे रूबरू होने का मौका मिलता है, और वहाँ पर एक खीरे को लेकर के एक वार्तालाप होता है, और कैसे वो चुटीले अंदाज में हास्य रूप से उनकी जो हाव भावों को फिर अपनी रचनाओं में लिखते हैं। यही हमें इस लखनवी अंदाज में पाठ को पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद अपने गद्य खंड में अगला लेसन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का, ठीक है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक में हमें बेल्जियम जो एक देश है, वहाँ के रेम्स चैपल शहर के रहने वाले एक व्यक्ति के बारे में वर्णन है कि उनके अंदर अपने देश के बजाय हमारे देश हिंदुस्तान से इतना लगाव हो गया था कि वो यहीं पर आकर रहने लगते हैं, और साथ ही उनको हिंदी से भी बहुत लगाव था। हिंदी में उन्होंने कई सारी रचनाएं पढ़ी हुई थी, और हिंदी के लेखकों से भी उनका विशेष रूप से जुड़ा हुआ। अंत में वो अपनी मातृभूमि में मरना पसंद ना करके यहीं पर उनका देहांत हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारी इस गद्य खंड में हम जानेंगे कि सिर्फ 4 लेसन, टोटल 8 लेसन में से सिर्फ 4 को ही यहाँ पर शामिल किया गया है। बाकी के 4 लेसन जो मन्नू भंडारी जी का है, एक कहानी यह भी,
महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यतीन्द्र मिश्र का नौबत खाने में इबादत और भदंत आनंद कौशल्यायन जी का संस्कृति पाठ, वो बाकी के 4 पाठ हटा दिए गए हैं। ठीक है, अब हमें सिर्फ क्या करना है कि अपने इन 4 पाठ तो काव्यखंड के और 4 पाठ गद्यखंड के, सिर्फ इनके बारे में डिटेल में हमें जानना है और हम रेगुलर इनके बारे में पढ़ते रहेंगे और रिवीजन भी करते रहेंगे। ठीक है, एक बार हम अपनी कृतिका के बारे में और जान लेते हैं, फिर हमने अपनी जो जिस तरह की हमारी परीक्षा के लिए तैयारी होगी वो कैसे हमें करनी है, कैसे पाठ्य पुस्तकों का सिलेबस वाइज एक एक लेसन पढ़ना है, फिर व्याकरण पूरी करनी है, उस बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कृतिका की तरफ। देखिए, कृतिका भी हमारे जो भाग 2 में मानी जाती है, साथ ही इसका पाठ्यक्रम भी है। ठीक है, इसके प्रमुख जो लेसन्स हैं, सबसे पहला लेसन है माता का अंचल, जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। ये एक देहाती दुनिया उपन्यास था शिवपूजन सहाय जी का, देहाती दुनिया। उससे लिया गया है और इसमें ये पहला हिंदी का आंचलिक उपन्यास माना जाता है, देहाती दुनिया। ठीक है, इसमें क्या है कि लेखक ने एक ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में ही किया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से ठेठ देहाती से और अनपढ़ गंवार, निरक्षर हलवाई, मजदूर भी बड़ी आसानी से समझ सकें, इस तरह की भाषा का अपने इस उपन्यास में वर्णन किया है, शब्दों का प्रयोग किया है। साथ ही अपने इस पाठ में हमें इसका जो एक अंश मिला है उसको माता का अंचल के नाम से उन्होंने पेश किया है। इसमें बालकों के खेल, कौतूहल, उनका जो अचंभा होता है कि नई नई चीज़ों को देखने के बाद एक माँ की ममता कैसी होती है, पिता का दुलार कैसा होता है, साथ ही बच्चों में और लोगों में जो लोकगीत गाए जाते हैं, उनके कई प्रसंग इस पाठ में शामिल हैं। साथ ही शहर की चकाचौंध से दूर गांव में कैसी सहज जीवन यापन होता है, उसको लेखक ने बड़ी आत्मीयता से इसमें वर्णन किया है। ठीक है, इसमें लेखक ने क्या किया है कि एक बच्चे यानी अपने आप को एक बच्चे की तरह प्रस्तुत किया है और एक बच्चे का जो बाल मन होता है, ठीक है, बाल मन में कैसे उनके मनोभाव होते हैं और तत्कालीन समाज में उसकी कैसी परिस्थितियां होती है, वो सब इस पाठ में हमें पढ़ने को मिलेगा। नंबर 2 पाठ आता है अपना जाज पंचम की नाक, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर। ठीक है, ये एक तरह की, वैसे तो इसमें व्यंग्यात्मक उपयोग किया गया है क्योंकि जो जार्ज पंचम है वो ब्रिटेन के जो, हाँ, ब्रिटेनी जो हुकूमत थी हमारे देश में, और इसके बाद बावजूद भी यहाँ के लोगों में औपनिवेशिक दौर की जो मानसिकता थी, विदेशी आकर्षण के प्रति जो लगाव था, उसके प्रति चोट की गई है। यहाँ जाज पंचम की नाक एक मूर्ति के बारे में वर्णन है जो दिल्ली में बनी हुई थी कहीं पे, और वो हम सब इस पाठ में पढ़ेंगे। तो यहाँ उस नाक को किसी ने हटा दिया था, तो उस नाक की पूर्ति करने के लिए यहाँ के बड़े बड़े राजनेता वगैरह सब कितने परेशान रहते हैं, है ना, और वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन उस नाक की वो पूर्ति नहीं कर पाते क्योंकि उस मूर्ति की नाक का ना होना यहाँ लोगों ने की सोच में, जैसे ये कहते हैं ना इज्जत का प्रतीक, वो माना गया है कि अगर उनकी नाक नहीं मिलेगी और वहाँ पर महारानी का आगमन था उसी समय पे, अगर वो देखेंगी तो समझेंगे नाक कट गई उनकी, अगर नाक नहीं मिलेगी तो मतलब इज्जत नहीं रहेगी। तो उस नाक मूर्ति नाक की पूर्ति के लिए वो बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा पाठ आता है साना साना हाथ जोड़ी, जिसके लेखक हैं मधु कांकरिया जी। इस पाठ में इन्होंने महानगरों की जो भाव शून्यता होती है, भागम भाग होती है, रेलम पेल होती है, लोग भागते रहते हैं इधर से उधर कमाई करने के चक्कर में,
एक पड़ोसी भी पड़ोसी का पता नाम तक नहीं जानता है, क्या वो करता है, कहाँ जाता है, कैसे करता है, कुछ नहीं मालूम होता है। एक ग्रामीण जीवन से और बिल्कुल अलग शहरी दुनिया की इससे दूर हट करके वो हमें ऐसी यात्राओं की तरफ ले जाती है जहाँ व्यक्ति चैन सुकून हासिल करने के लिए जाता है। जैसे तुम भी अपन देखते होंगे कि बहुत से लोग गर्मी की छुट्टियों में, कोई सर्दियों में बाहर घूमने जाता है। वो इसलिए जाते हैं जिससे कि वहाँ थोड़ा सा उनको चैन सुकून मिल सके। तो अपने ऐसे यात्रा वृतांतों के बारे में उन्होंने अपने इस पाठ में साना साना हाथ जोड़ी में वर्णन किया है। इस पाठ में उन्होंने पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट का एक जो सिक्किम राज्य है उसकी राजधानी गंगटोक, इसकी सिक्किम, सिक्किम की जो राजधानी है गंगटोक, और उसके आगे जो हिमालय की यात्रा है उसके बारे में वर्णन किया गया है। और साथ ही बताया कि हिमालय का जो अनंत सौंदर्य है ऐसा अद्भुत है ना, कि मानो कि वो पल पल परिवर्तित हो रहा हो और हम अपनी आंखों से निहारते हुए बिल्कुल नहीं थक रहे हैं। साथ ही रास्ते में उनको कितनी सामना समस्याएं आती हैं, वहाँ के लोगों की पीड़ा और सौंदर्य का जो अद्भुत मेल है उसका उन्होंने इस पाठ में बहुत बारीकी से सूक्ष्म रूप से वर्णन किया गया है। इस पाठ को पढ़ करके हमारे लेखक के मन में भी और हमारे मन में भी अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं कि वहाँ के लोग किस तरह से एक पहाड़ों में रह करके कैसे विकट जीवन जीते हैं, तथा इससे हमें सृष्टि की एक समग्रता का भी एहसास होता है कि यात्राओं में मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ हमें इस पाठ में भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे सामने ये जो 3 पाठ दिए गए हैं, इन 3 पार्ट्स में के अलावा बाकी के 2 पाठ और भी हैं इस कृतिका में, जिसमें एहि ठैया झुलनी हेरानी हो रामा जो शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी की रचनाएं है। इसमें एक महाराष्ट्र के लेखी सॉरी बनारस के 4-5 समूह में गाने वाले की परंपरा रही, गौन हारन परंपरा। वहाँ उस संगीत कार्यक्रम में एक प्रेम कहानी को अंजाम दिया गया वहाँ के नायक और नायिका के बारे में। अगला एक लेसन और है जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी का निबंध है, मैं क्यों लिखता हूँ। इस छोटे से छोटे से लेख में लेखक जी ने ये बताया है कि रचनाकार की जो भीतरी व्यवस्था ही होती है वही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है और लिख कर के ये रचनाकार उससे मुक्त हो पाता है। अज्ञे जी का मानना था कि प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण कर लेता है तभी रचना पैदा होती है, और अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती, परंतु जरूरी नहीं कि हर अनुभव अनुभूति बने। ठीक है, लेकिन देखो मेन बात ये है कि ये जो कुछ पाठ मुझे भी ऐसे लगे थे कि इनको अगर हटा करके कुछ और रोचक पाठ अगर हमारे पाठों में किताबों में शामिल किए जाएं तो शायद वो और बेहतर बच्चे समझ सकें और उसको अपने जीवन में ढाल सकें, है ना। तो अभी हमने ये जाना है कि इस क्षितिज के 8 पाठ, ठीक है, और 3 पाठ कृतिका के टोटल कितने हो गए 11, यानी 11 लेसन हमको इस साल अपने सीबीएसई के पाठ्यक्रम में पढ़ने हैं जो एग्जाम में आएंगे। देखो इसके बाद आता है अपना व्याकरण का पोर्शन। व्याकरण में सबसे पहले है रचना के आधार पर वाक्य भेद और रचनांतरण। दूसरा है वाच्य वाच्य परिवर्तन। तीसरा पद परिचय। इसके बाद रस एवं इसके भेद। फिर है औपचारिक पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र लेखन। ये प्रमुख जो बिंदु हैं 6 बिंदु, इन 6 बिंदुओं के बारे में वैसे तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम
प्रत्येक बिंदु पर वीडियो बनाएंगे जिसमें आपकी सारी समस्याओं को, जो इस बिंदुओं से व्याकरण की समस्या है, समझने में दिक्कत आई है, या कोई अ, निबंध की हो, या पत्र की हो, पद परिचय की हो, रस की हो, या वाच्य परिवर्तन कैसे करें और आपस में उनके अंतर कैसे पहचानें, वो सब हम अपने इनमें वीडियो में सुधारेंगे। ठीक है। देखिए, जैसे हम किसी भी टॉपिक का वीडियो डालते हैं तो उसके अंत में आप कमेंट करके और किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो बता सकते हैं, वो हम बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें आपकी सब तरह की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताया जाएगा। साथ ही अगर कोई तुम्हें उसी वीडियो में करंट में कोई बात समझ में नहीं आती है तो तुम करंट कमेंट सेक्शन में वो लिख करके पूछ सकते हैं। ठीक है सर। इसके बाद हमारे जो अगला पॉइंट है उसमें आता अनुच्छेद लेखन, सॉरी अनुच्छेद लेखन, जिसको 80 से 100 शब्द अनुच्छेद। अब तुम सोच रहेंगे कि अनुच्छेद क्या है, हमने तो निबंध के बारे में सुना होता है। तो अनुच्छेद लेखन वही है जो हमें निबंध में कहते हैं हम उसको। ठीक है। इसके बाद इसमें एक नया टॉपिक, नया तो नहीं है खैर, ये पहले भी था, विज्ञापन लेखन, जो कि 25 से 50 शब्दों में लिखा जाता है। और फिर एक संदेश लेखन 30 से 40 शब्दों का, और ये गद्यांश पद्यांश का जो पढ़ करके कैसे उसके आंसर देने हैं, है ना, ये हमारे स्टार्टिंग में ही आता है। ये सब हम अपने हर एक वीडियो, नया नया जो वीडियो बनाया जाएगा उसमें बताया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है कि हमारे सामने एक निबंध आता है 10 नंबर का और विज्ञापन आता है 5 नंबर का, लेकिन बच्चे इसमें लिखते तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है कि इतना सारा लिखने के बावजूद भी उनके नंबर कम आते हैं। 10 में से मिल गए 4 5, ज़्यादा से ज़्यादा 6। और कई कॉपीज हम जब चेक करते हैं उनमें इतने अच्छे तरीके से निबंध लिखा जाता है कि हमें उसमें 10 में से 10 नंबर भी देने पड़ते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ हमने अपने जानी और वो हम तुम्हें बताना चाहते हैं, और क्लास में मैं बता भी चुका हूँ कई बार, है ना। तो आगे हम इस वीडियो में जिसमें हम निबंध के बारे में चर्चा करेंगे, सॉरी निबंध के साथ साथ विज्ञापन और निबंध दोनों के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे उनको लिखना है, कैसे पैराग्राफ बना करके लिखना है, कैसे कैसे पॉइंट्स इस्तेमाल करने हैं, जिसके साथ साथ हम अपने निबंध को और विज्ञापन को प्रभावी बना सकें और साथ ही पूरे नंबर हासिल कर सकें। ठीक है। देखिए, आज ये विज्ञापन के बारे में पहला वीडियो है जिसमें मुझे थोड़ी ज़्यादा समझ नहीं थी किस तरह से बनाना, कैसे एडिटिंग करनी है, लेकिन जैसे तैसे बनाया है। अगर इसमें कुछ कमी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे कि आगामी वीडियो में इसमें सुधार किया जा सके। ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर तरीके से वीडियो बनाएं, जिससे कि आपको आसानी से हर चीज़ समझ में आती जाए और किसी तरह की एग्ज़ाम तक कोई परेशानी नहीं आए और आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। ठीक है। अगर आपके वीडियो अच्छा लगा है तो इसको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, जिससे कि इस सब्सक्राइब करने से क्या है कि आपको आगामी जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएंगे। साथ ही इसमें एक बेल आइकन होता है, ठीक है, उस बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो वो जैसे वीडियो पोस्ट होगा वो उसका नोटिफिकेशन जो आपके मोबाइल पर आ जाएगा और आप उसको आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू।